वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये मॉडल हमको बताता है कि हम कैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले हमको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक इंडस्ट्री होती है और इंडस्ट्री के अंदर कई सारी फर्म्स होती है, बहुत सारी फर्म्स होती है। तो ये यहाँ पर हम फर्म की बात नहीं कर रहे, ये कह रहा है कि एक इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे एक इंडस्ट्री के अंदर आप राइवलरी को एनालाइज करते हो, तो उसी बारे में ये मॉडल है। और क्योंकि नाम पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है तो माइकल पोर्टर ने दिया था 1979 में, ये हम सभी को याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि हम क्यों इस मॉडल को पढ़ते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है। ये कंपटीशन को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम है तो क्यों है। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इस मॉडल में 5 फोर्सेस बताएं जो अभी आगे हम करेंगे, उनके थ्रू ये सभी चीज़ें हमें पता लगती है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगता है, हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो भी हमें पता लगता है। तो हम बिना देरी किए मॉडल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पोर्टर ने हमको 5 फोर्सेस बताए हैं, तो एक एक करके हम उन फोर्स को जान लेते हैं कि कौन से फोर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांट्स, कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई और फर्म आ सकती है, ये आपको खतरा है। अब ये खतरा हमें कब कम होगा कब ज्यादा होगा ये हमें ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड ही एमसीक्यू एग्जाम में आता है। जैसे सबसे ज्यादा थ्रेट हमें कब हो सकता है, अगर हमारा ऐसा कोई बिजनेस है जिसको करना बहुत ही आसान है। मान लेते हैं मैं कोई लोकल फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट करता हूं, तो मेरे अलावा कोई और भी उसको आसानी से स्टार्ट कर सकता है। तो यहां पर थ्रेट जो है वो बहुत हाई है, बहुत हाई थ्रेट है। तो हाई थ्रेट कब हो सकता है, जब आपका बिजनेस बहुत ही कम कैपिटल में स्टार्ट हो जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो, सरकार कुछ नहीं कहती है भाई आप कर लो। जैसे ग्रोसरी स्टोर खोलना है तो ग्रोसरी स्टोर कोई भी खोल सकता है, इसमें ज़्यादा कोई सरकार की गाइडलाइन है नहीं। तो यहाँ पर हाई थ्रेट होता है, लो एंट्री बैरियर है, ठीक है। लो थ्रेट कब होगा, यानी कि आपको खतरा कम है कि कोई नया पर्सन आ जाएगा। ऐसा कब होता है, आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल चाहिए। जैसे कि मान लो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा बिजनेस है कि हम हवाई जहाज बनाते हैं, तो ये इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट इसमें करनी पड़ेगी इसको स्टार्ट करने के लिए कि कोई दूसरा पर्सन जल्दी से इसमें हाथ नहीं डालेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट, अगर आपने अपने ब्रांड की इतनी ज़्यादा लॉयल्टी स्टैब्लिश कर रखी है कि कोई और उसको बीट ही नहीं कर सकता। जैसे कि एप्पल कंपनी ने अपनी इतनी लॉयल्टी स्टैब्लिश कर रखी है कि लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। कोई नई कंपनी मार्केट में आ जाती है तो एप्पल के बायर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल या पेटेंट प्रोटेक्शन, ऐसा कोई काम है जिसमें सरकार की गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर हमारे पास लो थ्रेट होती है, हमें कोई डर नहीं होता। हम बढ़ते हैं दूसरे फोर्स की तरफ। दूसरा हमारे पास फोर्स है फोर्स नंबर 2, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर क्या होती है, बार्गेनिंग पावर होती है जैसे कि हम सभी मान लो सब्जी परचेज करते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं कि भैया ये 10 रुपए की चीज़ है, 10 रुपए में नहीं, आप हमें 7 रुपए में दे दीजिए। अगर हमारी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जी बेचने वाले हैं, तो वो हो सकता है हमें कुछ डिस्काउंट दे देगा। लेकिन आप इमेजिन करो, मान लो बहुत ज़्यादा खरीदने वाले हैं, तो वो सब्जी वाला भैया जितने पैसे मांग रहा है उतने पैसे हमको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, चेक किया जाता है कि एक बायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, एक बायर प्राइस और क्वांटिटी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब हाई बायर पावर कहां पर रहेगी, जहां पर बहुत ज्यादा सेलर होंगे। कोई सामान आप खरीद रहे हो, बहुत ज्यादा सेलर है, तो आप कहोगे कि भैया सस्ता कर लो, वो नहीं करेगा, आप किसी और के पास चले जाओगे, वो नहीं करेगा, आप किसी और सेलर के पास चले जाओगे, ठीक है। स्विचिंग कॉस्ट जहां पर बहुत लो है, एक प्रोडक्ट से दूसरे की तरफ स्विच करना बहुत आसान है, तो वहां पर बायर की पावर हमेशा हाई हो जाएगी। और ये बात हमें याद रखनी है, जितना हाई बायर पावर रहेगा उतना ही सेलर को नुकसान रहेगा। लो बायर पावर कहां पर होंगी, कहां पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर कुछ ही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। मान लो आपके आसपास आपकी ही शॉप पे मैगी मिलती है और कहीं मैगी मिलती ही नहीं है और कोई मैगी का ऑप्शन भी नहीं है, तो यहां पर आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी, बायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी।
हाई स्विचिंग कॉस्ट है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है, इन सब केसेस में बायर के पास कम पावर होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले तीसरे फोर्स की तरफ, वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जैसे पिछले में बताया था कि कस्टमर कैसे प्राइस और क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसे यहां पर सप्लायर भी प्राइस और सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहां पर क्या होता है, अगर बहुत ही कम सप्लायर है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आप उसका रॉ मटेरियल कहीं से अरेंज करते हैं, तो जो सप्लायर है अगर वो बहुत ही कम है तो हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जितने सप्लायर कम होंगे उतने ही सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी, ये हमको याद रखना है। कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर जो हम सामान यूज कर रहे हैं, हमें जो सप्लायर लाके दे रहा है वैसा सामान और कोई सप्लायर लाके नहीं दे रहा, तो यहां पर क्या होगा, कोई सब्स्टिट्यूट अगर नहीं है तो भी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। इट्स कॉस्टली टू स्विच, अगर कॉस्टली है स्विच करना, आपको उसी सप्लायर से सामान चाहिए, अगर किसी और से लोगे तो बहुत ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, तो भी आप उसी से लेते रहोगे सामान, उसी की पावर ज्यादा रहेगी। मैनी सप्लायर, और जहां पर बहुत ज्यादा सप्लायर हो गए, बहुत ही ज्यादा सप्लायर है, वहां पर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। वहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा रहेगी। यहां पर एक एग्जांपल भी हमने लिया है कि सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर होल्ड हाई पावर ओवर इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स ड्यू टू लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स एंड हाई स्विचिंग कॉस्ट। तो जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास हाई बार्गेनिंग पावर होती है, क्योंकि उनके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप हमारी गाड़ी में लगती है, फोन में लगती है और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होती है। तो जो भी कोई सेमीकंडक्टर चिप को सप्लाई करता है उनकी बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा रहेगी। अगले फोर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा फोर्स है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। हम सभी को पता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट होते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो कस्टमर की नीड को सेम तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का मतलब है कोई और आपके प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव मार्केट में आ गया है, तो यह भी हमारे लिए एक थ्रेट है। ये हमारे लिए थ्रेट कैसे है कि मान लेते हैं हमारा टी का कोई बिजनेस है और साथ में शहर में किसी ने कॉफी का बिजनेस आपके आस पड़ोस में स्टार्ट कर दिया है, तो उससे आपका टी का बिजनेस भी अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉफी क्या है, टी का ऑल्टरनेटिव है। हो सकता है लोग कॉफी पीना शुरू कर दें, टी को पीना कम कर दें, ऐसा हो सकता है। तो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन रिड्यूस पावर एंड प्रॉफिट। तो सब्स्टिट्यूट से हमारे पावर प्रॉफिट कम हो जाते हैं। जैसे टैक्सी से हम जा सकते हैं, लेकिन हम मेट्रो और बस से भी जा सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव जब अवेलेबल होता है तो हमारा मार्केट शेयर रिड्यूस हो जाता है। मान लो हमारे पास मेट्रो से जाने का ऑप्शन है, तो हो सकता है हम बहुत महंगी टैक्सी को हायर नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा डरने की बात कब है, हाई थ्रेट कब होगा सब्स्टिट्यूट का, जब क्लोजली सब्स्टिट्यूट आसानी से अवेलेबल है, आपके आस पड़ोस में आप जैसा प्रोडक्ट कोई और भी बेच रहा है, आपके लोअर प्राइस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए आपका महंगा प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहा, क्योंकि आपके जैसा ही सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम स्विचिंग कॉस्ट है, आपका प्रोडक्ट आसानी से कस्टमर छोड़ सकता है और दूसरे प्रोडक्ट पे जा सकता है। अब आपको सबसे कम खतरा कब है, सबसे कम खतरा कब है कि आसपास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, या फिर आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि और कोई आप जैसा प्रोडक्ट ला ही नहीं सकता, तो यहां पर लो थ्रेट रहेगा। लास्ट हमारे फोर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट हमारा फोर्स है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ हमारी राइवलरी यानी कि कंपटीशन कैसा है। तो यहां पर क्या है, एक इंडस्ट्री के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसकी बात हो रही है। तो हम सभी को यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं 5 फोर्सेस मॉडल का एक डायग्राम बनाता हूं तो मुझे राइवलरी को बीच में बनाना पड़ेगा। कैसे, तो मुझे डायग्राम कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा जहां पर राइवलरी बीच में है। तो ये क्या डिनोट करती है कि ये जो अभी तक मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए हैं, जो कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांट्स, जो कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी मिलकर राइवलरी को अफेक्ट करते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये चारों फैक्टर्स मिलके राइवलरी को क्या करते हैं,
अफेक्ट करते हैं। हालांकि राइवलरी भी एक पांचवा फोर्स ही है पोर्टर के अकॉर्डिंग। तो हमारी हाई राइवलरी कब होती है? बहुत ज़्यादा राइवलरी तब होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ जाते हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, लोग एक जैसा प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसा हो जाता है। इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत धीरे होती है, सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और सभी की फिक्स कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को एक्वायर करने की या मैन्युफैक्चर करने की वो सेम होती है। ऐसे केसेस में राइवलरी बहुत ही हाई हो जाती है। और कब राइवलरी कम होती है? जब कॉम्पिटिटर्स भी कम होते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, सभी का प्रोडक्ट अलग अलग होता है, तब राइवलरी हमारी कम हो जाती है, हमें कम नुकसान होता है, कम कंपटीशन होता है। तो एक एग्जांपल हमने लिया है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का। तो ये आपस में बहुत अच्छी खासी एक राइवलरी है, क्योंकि दोनों कंपनियां सेम तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। फ़ोन हम मिलाते हैं, फ़ोन करते हैं, ठीक है, तो हम जियो से भी कर सकते हैं, एयरटेल से भी कर सकते हैं, दोनों की सिम में इंटरनेट चलता है, दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है। तो फटाफट से एक बार एक केस स्टडी देख लेते हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इस मॉडल को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या होता है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांस। क्या कोई नया पर्सन आसानी से एंटर कर सकता है क्या स्मार्टफोन इंडस्ट्री में? क्या आप कोई अपनी आसानी से कंपनी खोल सकते हो कि आप भी फ़ोन की कोई कंपनी खोल लो? तो देखो, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, तो हम इसको कहेंगे इसकी इंटेंसिटी मॉडरेट है, ठीक है। बायर की पावर, यहां पर बायर के पास कितनी पावर है? बायर की बार्गेनिंग पावर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आज की डेट में बहुत हाई है। हाई कैसे है? आप बहुत आसानी से दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। मान लो वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपको लग रहा है थोड़े समय के बाद कि मुझे ओप्पो का फ़ोन लेना चाहिए, आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो। थोड़े टाइम बाद आपको लग रहा है आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है, आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हो। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, सप्लायर की पावर कितनी है? सप्लायर की पावर मॉडरेट टू हाई है यहाँ पर। जैसा भी आपको बताया था एग्जांपल में भी कि सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह फ़ोन्स में यूज़ होती है और बैटरी के लिए कुछ एक चीज़ें लिथियम वगैरह यूज़ होता है बैटरी के अंदर, तो यहाँ पर सप्लायर की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इन चीज़ों की ना शॉर्टेज होने लग गई है आजकल। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ सकता है क्या? मोबाइल फ़ोन का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल आ सकता है। आपकी कंपनी ने जो भी फ़ोन बनाया है उसका सब्स्टिट्यूट दूसरी कंपनी आसानी से बना सकती है। भाई सबके फ़ोन तो सेम ही है, फ़ोन में सेम फीचर होते हैं, सेम आप कॉल कर सकते हो, फ़ोन में आप वीडियोस देख सकते हो, फ़ोन से आप जो भी काम करते हो, किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का थ्रेट थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो हम मॉडरेट कह सकते हैं इसको। राइवलरी, राइवलरी फ़ोन की कंपनी में बहुत हाई राइवलरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं आज की डेट में, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कहीं ओप्पो है, वीवो है, एप्पल है, सैमसंग है, हर कोई फ़ोन बना रहा है, तो राइवलरी यहाँ पर हाई होती है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इंक्रीजेज व्हेन। बायर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज कब होती है? स्विचिंग कॉस्ट हाई है, तो क्या बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो बायर की बार्गेनिंग पावर हमेशा कम हो जाएगी, बायर जल्दी से स्विच नहीं करेगा। तो ये पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। फ्यू ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, अगर कुछ ही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तब भी बार्गेनिंग पावर जो होती है बायर की वो रिड्यूस हो जाएगी, तो ये भी गलत है। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट्स अलग अलग है, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, तब भी बायर की बार्गेनिंग पावर रिड्यूस होती है नहीं। स्विचिंग कॉस्ट आर लो, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। स्विचिंग कॉस्ट आर लो का मतलब है कि आप एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की तरफ आसानी से शिफ्ट हो सकते हो, तो यहां पर आपकी बार्गेनिंग पावर बायर की इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रहेगी अगर आसान है किसी दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट होना। तो डी इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांट्स बिकम लो। ये मैंने आपको एक फोर्स बताया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांट्स, कि कोई नई फर्म ना आ जाए हमारी इंडस्ट्री में, हमें ये डर लगा रहता है। तो ये डर कम कब हो जाता है, इसका थ्रेट कम कब होगा? जब एंट्री बैरियर लो रहेंगे। नहीं भाई, तब तो डर ज़्यादा रहेगा। अगर कोई एंट्री बैरियर ही नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कैपिटल रिक्वायरमेंट इन स्मॉल, यानी कि बहुत कम रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उससे हमारा थ्रेट बढ़ जाता है, कम नहीं होता।
और क्वेश्चन में कह रहा है कि कब ये कम होगा। स्विचिंग कॉस्ट इज लो, स्विच करने की कॉस्ट लो है, तब भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट, ये मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि हमारा न्यू एंट्रांट का थ्रेट कब कम हो जाता है, अगर ब्रांड लॉयल्टी आपकी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया भी था कि एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है, उन्होंने इतनी अच्छी ब्रांड लॉयल्टी अपनी क्रिएट कर रखी है मार्केट के अंदर, उनके बायर जल्दी से दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट नहीं करते। तो यहाँ पर उनके पास थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रांट्स नहीं है। नई कितनी भी कंपनियां आ जाएं, लेकिन जो आईफोन यूज़र है वो आईफोन की तरफ ही इंक्लाइंड रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी। तो ये 2 MCQ मैंने आपको कराए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।